पॉलिटी से रिलेटेड है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस सेशन में हम लोग संविधान निर्माण के स्रोत को देखेंगे और किस देश से क्या अडॉप्ट किया गया था वही स्रोत हो गया। साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग जितने भी अनुसूचियां हैं वर्तमान में कितने हैं और मूल संविधान जो जिस टाइम में बनाया गया था संविधान उस समय कितने थे, ये सब हम लोग को देखने को इस सेशन में मिलेगा। ठीक है ना। टोटल हम कंपाइल करके 18 पेज में रखे हुए हैं, जो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए। बट ये सेशन अभी जो चल रहा है वो बीपीएससी के द्वारा जो परमानेंट टीचर 7th फेज वाले को जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त या सितंबर में होने वाला है, उसी को मेन फोकस करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत ही एग्ज़ाम जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसमें पॉलिटी का वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि संविधान निर्माण का स्रोत कैसे कैसे रहा था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या हुई थी, ये हम पार्ट 1 में बता चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पार्ट 1 को देख लीजिए तो आपको पार्ट 2 देखने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा। ये सारी बात हम पीछे का एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं क्योंकि ये पार्ट 1 में बता दिया गया है। भारत के संविधान का निर्माण जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित भारत की संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब इसमें बात आता है कि अस्थायी अध्यक्ष तो चुना गया राजेंद्र प्रसाद को, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया। बट 26 नवंबर को पारित ना होकर के हमारा संविधान पूर्ण रूपे न बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट संविधान के 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। लेकिन शेष संविधान के जो भी अनुच्छेद बाकी रह गए, टोटल 395 थे, तो जो बाकी बच गए, कितने बच गए, 380 जो अनुच्छेद बच गए वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कितने, क्योंकि 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए और बाकी बच गए 395 टोटल था। तो 395 में से 15 माइनस कीजिएगा तो टोटल कितना बचेगा, 380। 380 आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के व्यू से, तो सारा कंपाइल किए हुए हैं पीडीएफ। आपको किसी भी प्रकार का बुक को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा बुक का जो कंपाइलेशन है, बहुत सारा नोट जो मेरे द्वारा बनाया गया है उसका कंपाइलेशन है पीडीएफ के द्वारा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं और क्लास सारे डिटेल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बेसिक, और हो सकता है कि बीपीएससी का जो टीचर का एग्जाम है वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो आपको 6, 7, 8, 9 में आपको पढ़ने के लिए है। और ये जो प्रक्रिया है जितने भी हम पढ़ा चुके ऊपर, ये सारा 7th क्लास का एनसीईआरटी या एससीईआरटी आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो 7th क्लास में ये चीज़ को हम लोग को याद था और साथ ही साथ प्रस्तावना याद था। तो 7th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे उसी समय से प्रस्तावना और ये सब हम लोग को याद करवाया गया था, जिसको प्रीएम्बल बोला जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट चलिए कि संविधान बनाने में खर्च कितना लगा था। तो उस समय के टाइम में 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। ये सारा हम पार्ट 1 में इससे डीप आधा घंटा से 45 मिनट के बीच का वीडियो बनाया हुआ है, डाला हुआ है और बहुत ही अच्छा तरह से कंपाइलेशन पार्ट 1 में किया गया है, उसको आप देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन चलते हैं पार्ट 2 के लिए। तो आपको हम प्रस्तावना की बात किए
तो प्रस्तावना आपको देखने को मिल रहा होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है ना। तो ये सब सारा चीज़ आएगा, आपको मिलेगा। कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है कि टीचर का एग्जाम है उसमें आपको ये सब बेसिक चीज़ आपसे पूछ लिया जाए। तो प्रस्तावना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिए। इसमें एकता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, प्रतिष्ठा की बात करता है, समता प्राप्त करने की बात करता है, व्यक्ति की गरिमा की बात और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की बात करता है, और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की भी बात करता है। तो ये सब शब्दों के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। ऑप्शन में से कल ही हम टेस्ट ले रहे थे, जो टेलीग्राम पे टेस्ट चलता है 8 से 9:30 बजे, उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डेली 1 घंटे का चलता है, 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है। उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य था, और चौथा ऑप्शन था एक और ऑप्शन था बौद्धिक स्वतंत्रता, ऐसे करके था। तो इनमें से कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं दिया गया है? तो ये 3 को छोड़ करके जो चौथा था वही था आंसर। चलिए हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत। शॉर्ट समरी में देख लेते हैं, बाकी हम डीप में बनाए हुए हैं नोट्स, यहाँ पे हम देखेंगे, अच्छे तरीक़ा से देखेंगे, लेकिन पहले शॉर्ट में देख लीजिए एक बार। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम ब्रिटिश संविधान के द्वारा संसदीय व्यवस्था लाया गया, और ये संसदीय व्यवस्था कहाँ था? तो अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया। नहीं, सॉरी, एक चीज़ और है। ब्रिटिश संविधान के द्वारा संसदीय व्यवस्था लाया गया, और अमेरिका का संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय से आपको थोड़ा सा PDF आपको खुलने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित व्यवस्थाएं और उपराष्ट्रपति के संबंध में की गई व्यवस्थाएं। तो डैट मीन्स, कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति के संबंध में की गई व्यवस्था, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, ये कहाँ से लाया गया है? ये अडॉप्ट किया गया है अमेरिका के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या लाया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था लाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं तथा मेन इम्पोर्टेंट है समवर्ती सूची लाया गया है। प्रस्तावना का जिक्र आता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब नेक्स्ट देखिए कि आयरलैंड का संविधान से हम लोग का नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं DPSP, ठीक है ना। नीति निर्देशक सिद्धांत आपको भाग 4 में पढ़ाया जाएगा। टोटल हम पॉलिटी का 5 से 7 वीडियो बनाएंगे, और मेन इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है, और आपको जितने भी एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, वही 5 से 6 क्लास या 4 से 5 क्लास जो बनेंगे उसी में आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 आपका है, और नेक्स्ट पार्ट आपको 5 से 6 तक आएगा, और पूरा पॉलिटी उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की पद्धति लिया गया है, और जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 का शब्दावली लिया गया है। तो अनुच्छेद जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, संशोधन पढ़ेंगे, तो उसमें अनुच्छेद 21 के बारे में हम लोग डिटेल रूप से जानेंगे। अब आइए, जो नोट्स के द्वारा, ये तो समरी में आपको बता दिया गया, थोड़ा और डिटेल में आकर के देख लीजिए कि क्या क्या स्रोत था। तो संविधान के स्रोत हैं, फर्स्ट एक्ट 1935 फेडरल सिस्टम लाया गया, संघीय तंत्र, ठीक है ना। ये 1935 के एक्ट से लिया गया था, फेडरल सिस्टम से। दूसरा क्या था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से आपको आयरलैंड के सिद्धांत से राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिला। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यहीं से मिला, आयरलैंड से ही मिला, और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आपको कहाँ से? आयरलैंड से ही देखने को मिलता है। तो वहाँ डीप में नहीं था, वहाँ एक समराइज क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था, जो हम आपको दिखा दिए। अब हम लोग डीप में चल रहे हैं, तो आपको पता चला कि आयरलैंड से 3 चीज़ मिला। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
जिसको डीपीएसपी बोला जाता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन, यही 2 चीज़ याद है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो टोटल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मिला, तो ब्रिटिश संविधान से हम लोग का संसदीय प्रणाली मिला, सिंगल सिटीजनशिप मिला जिसको एकल नागरिकता बोला जाता है, और मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, ठीक है ना। ये सब हम लोग को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिला, हमारा अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा क्या मिला, तो रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन की प्रक्रिया जो है वो भी हमारा ब्रिटिश के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, जिसमें आपको क्या है, विधायिका और जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा, बाय द्विसदनवाद होगा, और संसदीय विशेषाधिकार की जो प्रणाली है, ये सारे 5 से 6 टॉपिक जो कवर किया गया, ये आपका ब्रिटिश संविधान के स्रोत से लिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए देखिए, जो यूएसए हम लोग देखे वहाँ पे वही देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ भी देखे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ प्रस्तावना के जिक्र था, तो प्रस्तावना आपका लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। बट यहाँ पे थोड़ा सा और जोड़ लीजिए, लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रस्तावना की जो भाषा थी वो कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। दूसरा, मूल अधिकार, जो इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था यूएसए में नहीं था, और वही चीज़ को अडॉप्ट किया भारत। बोला जाता है कि यूएसए का जो संविधान था बहुत ही पुराना था, लेकिन सबसे बड़ा और लिखित संविधान के तौर पे आएगा तो हमारा भारत का संविधान है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। वहाँ का लिखित नहीं है, एक फॉर्म है या जो भी है, वो तो अमेरिका वाले लोग डीप में देखेंगे, लेकिन यही है कि यूएसए का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था। अब देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाएगा, ये प्रावधान भी यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पुनर्विलोकन का अधिकार, और क्या था, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रणाली है वो भी आपको यहीं से लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जुडिशियरी रिमूविंग का राइट है, वो तो आपको बताया है। ये सारा चीज़ अमेरिका के संविधान से लिया गया। पांचवा बात हैं कि रसिया के संविधान से क्या क्या अडॉप्ट किया गया। तो रसिया के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटी को, फंडामेंटल राइट होता है जो अमेरिका से, और ड्यूटी को कर्तव्य। आपको अ से अमेरिका और अ से अधिकार याद रखिए, अगर आप कंफ्यूज कीजिएगा तो मूल दोनों में है, मूल अधिकार मूल कर्तव्य। तो अ से याद रखिए, अ से अधिकार, अ से अमेरिका, तो मूल अधिकार अमेरिका से और मूल कर्तव्य रसिया से मिला। छठा देखिए, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या मिला। तो समवर्ती सूची की जो व्यवस्था थी ऑस्ट्रेलिया में थी, उसी के संविधान से भारत में भी लाया गया। संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था बोथ हाउस में, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा को बोला जाता है, लोअर हाउस लोकसभा को बोला जाता है। तो संयुक्त बैठक की प्रणाली ये आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया। हाँ, तो एक चीज़ और देखिए कि संयुक्त बैठक बुलाया क्यों जाता है। तो 3 बेसिस है संयुक्त बैठक बुलाने के लिए। क्या होता है कि लोकसभा के बिल पर राज्यसभा साइन न करे, तब उस केस में, मतलब दोनों में क्या हो जाए, कंट्राडिक्ट हो जाए। दूसरा केस क्या है कि जब बिल को 6 मंथ से ज़्यादा दिन तक रख लिया गया राज्यसभा में, तब। और थर्ड क्या है कि लोकसभा के बिल को राज्यसभा सुधार करे, मतलब लोकसभा जो बिल दिया बना करके उसमें क्या कर दिया, तो अमेंड कर दिया, सुधार कर दिया राज्यसभा। तो ये चीज़ अगर इतने 3 चीज़ अगर देखने को मिलते हैं तो ज्वाइंट सिटिंग मतलब संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा के बीच में होता है, और परामर्श के बाद उस बिल को बनाया जाता है। तो ये एक चीज़ आप याद रखिए कि व्हाट इज बिल, ये चीज़ को समझ लीजिए, बिल क्या है और एक्ट क्या है। तो जब लोकसभा बिल बना करके अपने बहुमत के साथ, जो भी सत्ता दल के नेता होते हैं, बहुमत जब बिल पे हो जाता है, सहमति बन जाता है, तो ये राज्यसभा को देते हैं। किसको देते हैं? राज्यसभा को।
राज्यसभा जब उसमें अपना भी सहमति जाहिर कर देता है तो वह बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो जब ये बहुमत के द्वारा राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा तो बिल क्या कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा। तो कब बिल कहा जाता है, कब एक्ट कहा जाता है, ये आप समझ गए होंगे। बिल तब तक नहीं कहा जाता है जब तक उस पर दोनों सभा का, राज्यसभा और लोकसभा का ये ना हो, परामर्श ना हो, और क्या बोला जाए उसको, सहमति ना हो, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे संयुक्त बैठक की प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब देखिए कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कनाडा का जो संविधान था वहाँ से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है, संघीय व्यवस्था, ठीक है ना। फेडरलिज्म जो व्यवस्था थी वो कनाडा में था, तो उसी चीज़ को भारत ने अडॉप्ट किया। अवशिष्ट शक्तियों का शक्तियों का समायोजन जहाँ होगा वो केंद्र में होगा। जैसे राज्य में तो होगा ही अपना अपना पावर, राज्य के चीफ मिनिस्टर होंगे, उनको तो रहेगा ही रहेगा, बट ओवरऑल जब पूरे भारत की बात किया जाएगा तो यूनाइट होकर के वो केंद्र के पास पूरा पावर रहेगा। जब आप देखते हैं कि राज्य में किसी भी प्रकार का जो भी इंटरफेरेंस दिखता है तो केंद्र सरकार वहाँ पे क्या लगा देता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार कहाँ है, किसके पास है, केंद्र के पास है। तो उस केस में क्या होता है कि राज्य की सारे शक्तियाँ कुछ दिनों के लिए क्या हो जाती है, तो निहित हो जाती है, और उसके बाद क्या चलता है, राष्ट्रपति शासन चलता है। तो ये हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिए कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होती है, केंद्र के साथ होती है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाता है, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ये आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, यहाँ फेडरेशन की व्यवस्था, और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्यायालय, ठीक है ना, न्याय निर्णय जो आर्टिकल 173 में दिया गया है। ये 3 से 4 व्यवस्था आपको कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसमें आपको क्या क्या याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा किया जाएगा, और फेडरलिज्म की व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया, ठीक है। काफ़ी था कनाडा के लिए। अब आइए फ्रांस के संविधान से क्या क्या एडॉप्ट किया गया। तो रिपब्लिक जो गणराज्य बोला जाता है, तो गणराज्य की व्यवस्था फ्रांस में थी, और वहीं से गणराज्य की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया गया। मेन इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का एडॉप्ट किया गया। यहीं से कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। यहाँ पे दिया होगा, अगर हम शॉर्ट करेंगे इसको, नहीं हो रहा शॉर्ट, चलिए ठीक है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसी भी अनुच्छेद में अगर संशोधन करना हो, संविधान में संशोधन करना हो, तो व्यवस्था कहाँ था, पहले साउथ अफ्रीका में था, और उसी चीज़ को भारत ने अपनाया, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि, छोड़िए एग्जाम्पल नहीं, आप इस बेसिक चीज़ को तो समझ ही रहे होंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो ये भी आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, जिसमें 245 में 233 इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 22 नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको मनोनीत किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है 12 को नॉमिनेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं कि आप बताइए कि 12 नॉमिनेटेड जो पार्लियामेंट में होते हैं, सॉरी राज्यसभा में होते हैं, वो किनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आप पूछिए क्वेश्चन, हम बताएंगे। 10th नंबर है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से आपातकालीन व्यवस्था लिया गया है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन का जो है प्रोसीजर वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। और जापान का कॉन्स्टिट्यूशन से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जो प्रक्रिया होगा, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो जापान कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बाकी जितना भी सोर्स था संविधान के वो देख लिए, एक बार इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए वही चीज़ को, ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि प्रस्तावना की भाषा, वहाँ पे एक आप सुधार लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या था, तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया था। और प्रस्तावना का जिक्र कहाँ से लिया गया था, तो प्रस्तावना पूरे रूप से आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगर भाषा देगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, और प्रस्तावना सिर्फ अगर कहेगा तो आपको अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
जर्मनी से देखिए लिए आपात उपबंध की प्रक्रिया है, मौलिक कर्तव्य सब तो बता ही दिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं संविधान की अनुसूचियाँ, क्योंकि टोटल कुल जो है वो कितने अनुसूचियाँ थे, 12 अनुसूची में बटा हुआ है। जैसे फर्स्ट शेड्यूल जो पहला अनुसूची है उसमें क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन पहला अनुसूची में मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा कुछ डीप में नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट में भी नहीं करेंगे, जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो हम बताते हैं। पूछता है कि संविधान के अनुसूचियों में किस अनुसूचिया में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, अगर जहाँ पे ऑप्शन रहेगा अनुसूची 1 तो आपका वही आंसर हो जाएगा। सेकेंड अनुसूची में हम लोग को क्या मिलता है, तो मुख्य पदाधिकारियों के लिए वेतन भत्ते का जो प्रावधान है वो हमारा वेतन भत्ता जितने भी हो वो सब का जिक्र दूसरे अनुसूची में किया गया है। थर्ड शेड्यूल अनुसूची को शेड्यूल इंग्लिश में बोला जाता है। तो थर्ड शेड्यूल में जो है वो मुख्य पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्रारूप है। आप देखते होंगे कि शपथ ग्रहण करवाया जाता है, किसी भी पद को आरोहण करने के लिए पद के आरोहण से पहले उनको शपथ दिलाया जाता है। भारत की अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए उनको शपथ ग्रहण दिलाया जाता है। चौथा जो अनुसूची है उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन है। ये आप देख लीजिएगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन आपको चौथा अनुसूची में है। पांचवें में क्या है, तो अनुसूचित और जनजाति और क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है, पांचवा है। छठा अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की उपबंध है। तो पांचवा छठा क्या है, जनजाति से ही है। पांचवा में ये हो जाता है कि भारत के किसी भी कोने के लिए, लेकिन छठा में यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो 7 सिस्टर जो है नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का उपबंध है, छठा में सिर्फ है। यहाँ से क्वेश्चन में आते हैं राज्य छोड़िए इसको नहीं देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 7 शेड्यूल। 7वीं अनुसूची में संघ सूची का वर्णन मिलता है, जिसमें 97 विषय पूरे 97 विषय को कंसिस्ट किया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें भी 97 था, और अभी के जो अभी वर्तमान संविधान जो है उसमें भी संघ सूची की विषय की संख्या 97 ही है। तो विषय की संख्या अगर पूछेगा तो 97 है संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में। और प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो 99 विषय है। सॉरी, एक चीज़ और देख लीजिए इसमें कि 97 विषय जो था वो मूल संविधान में था, मतलब जिस समय संविधान बनाया गया था तो उस समय टोटल 97 विषय था, और अभी टोटल कितने हैं, 19 विषय हैं, सॉरी 99 विषय हैं, 99। दूसरा देखिए स्टेट लिस्ट, जिसको बोलते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची में ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था, जब उस समय 66 विषय थे, और अभी टोटल 61 विषय हैं। और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं, जिसपे दोनों का हक होता है। राज्य सूची कहने का मतलब और संघ सूची कहने का मतलब, आप एक चीज़ अर्थ को निहित समझिएगा कि राज्य सूची का मतलब जिसमें राज्य का अधिकार हो, उसमें केंद्र दखल नहीं करेगा, और संघ सूची का मतलब है कि पूर्ण रूपेण संघ सूची में जितने भी विषय हैं 99 उस सब पर केंद्र का अधिकार है, उसमें राज्य कुछ नहीं हस्तक्षेप करेगा। जिसके लिए आपको देखने को मिल रहा होगा एट प्रेजेंट में कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का प्रारूप लाया था, जिसको हाईकोर्ट में अपील किया गया, और हाईकोर्ट क्या उसको कर दिया, रोक लगा दिया गया, जिसमें 5000 करोड़ का बहुत भारी नुकसान हुआ है, फजूल खर्चा हो गया बिहार सरकार का। क्यों? क्योंकि जनगणना जो है हमारा राज्य सरकार का विषय नहीं है, वो संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार का विषय है, और वो उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है। हर 10 साल पे जनगणना का होना ज़रूरी था, लेकिन केंद्र सरकार का भी एक नियम ये हुआ कि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से 21 में टल गया। उसके बाद भी अभी तक कुछ जनगणना का ओर छोर नहीं पता चला है। तो ये भी केंद्र सरकार का एक सबसे बड़ा कमियां है, इसको हम कमियां में गिनेंगे। अब देखिए स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची और संघ सूची, ये दोनों
ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वैसे सूची में आते हैं जिसमें राज्य का भी क्या हो, हक हो, और केंद्र का, सेंट्रल का भी हो। तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो टोटल 47 मैटर हैं, जिसमें 52 मैटर अभी हैं और 47 मैटर उस टाइम थे जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था। तो टोटल अब कितने हो गए हैं, 52 हो गए हैं। कौन कौन है वो सब हम आपको दिखा देंगे, एक बार देख लीजिए। तो 7वीं में क्या है, तो 7वीं शेड्यूल में अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां का जिक्र किया गया है कि कौन राज्य क्या करेगा, केंद्र क्या करेगा, कौन से विषय पे क्या करेगा, शिक्षा किसका है, शिक्षा पे किसका हक है, राज्य का है कि केंद्र का है। तो आप ये सब विषय है वो आपको बताया जाएगा कौन सा विषय किस में है। 8वां शेड्यूल है, क्योंकि अभी हम लोग अनुसूची कर रहे हैं, अगर उसमें हम अगर जाते हैं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखते हैं लास्ट में अगर हो जाएगा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। 8वीं अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में आपको संविधान द्वारा प्राप्त भाषाएं, जो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, स्टार्टिंग में 14 भाषा थी, लेकिन किंतु वर्तमान में 4 भाषा और जुड़ गया 92 अनुसंधान संशोधन के द्वारा, 92 अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में, और अब 14 से लेकर के कितना हो गया, 22 भाषाएं हो गया। तो 8 भाषाएं टोटल जुड़ गए हैं। कौन कौन जुड़े हैं, तो ये देख लीजिए। टोटल 8 में क्या है, असामी है और बोडो डोगरी, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। और बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ये टोटल 4 हो गए। और चार और कौन थे, उड़िया थे, ऐसे कर करके और कौन तो 4 थे, लेकिन ये 4 का 92 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय अटल बिहारी क्या थे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो टोटल अभी कितने भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितने भाषाएं थे, तो 14 भाषाएं थे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन कौन जोड़ा है 4 भाषा, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आप याद, कल आप अगर टेस्ट दे रहे होंगे तो ये संथाली से क्वेश्चन आपको था कि संथाल जो है जनजाति वो किस राज्य में निवास करता है। ऑप्शन था आपको मणिपुर, मेघालय और कर्नाटक और मध्य प्रदेश। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है, कल आप सेट मारे हैं। संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है। 9वां अनुसूची जो है ये अधिनियम और विनियम के सिद्धांत को प्रतिपादन करता है। इस अनुसूची को प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की 284 विधियों का उल्लेख किया गया है। तो संपत्ति का अधिग्रहण से संबंधित 9वीं अनुसूची है। 10वां अनुसूची जो है दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में उपबंध है। तो दल बदल कानून जो है वो कौन से अनुसूची में है, तो 10वें अनुसूची में है। आपको क्वेश्चन दल बदल से अनुसूची पूछेगा तो आप 10वें अनुसूची को मार करके आगे बढ़ जाइएगा। अब इस अनुसूची में दल बदल वाला में क्या है कि इस अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में किया गया था। भूमि से रिलेटेड बिहार में भूमि अधिग्रहण किया था, जो उसी समय से अनुसूची ये चर्चा में आया था। चलिए छोड़िए, 10वां वही हो गया। 11वां देखिए, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार तथा जिम्मेदारी का कार्य करने के लिए। तो मूल रूप से अगर कहा जाए कि 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां के बारे में या पंचायत की कार्य प्रणाली के बारे में 11वां अनुसूची में रखा गया है। पंचायत को इसलिए उपयोगी कहा जाता है क्योंकि भारत क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण पे काम करता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण कहने का मतलब है कि गांव से लेकर के पूरे देश लेवल पर तक एक सत्ता होता है। सबसे पहले पंचायत में वार्ड होता है, वार्ड से मुखिया बनता है, मुखिया जिला परिषद ऐसे वगैरह जो भी है, सचिव वगैरह को चुनता है। उसके बाद फिर देखिए कि परिषद बनता है, विधान परिषद, विधान सभा में ये सब जाते हैं। फिर क्या आपको देखने को मिलता है, लोकसभा में आपको मिनिस्टर बैठते हैं। उसके बाद फिर वो लोग और विधानसभा के लोग क्या करते हैं, तो राज्यसभा के चुनाव करते हैं। तो टोटल आपको देखिए प्रधानमंत्री से लेकर के मुखिया तक का जो भी प्रोसीजर है, एक वार्ड से सत्ता का विकेंद्रीकरण का एग्जाम्पल मिलता है। तो वही है पंचायत की शक्तियों की जानकारी या इसका जो भी है विशेष अधिकार, वो सब 11वां अनुसूची में डाला गया है, रखा गया है। अमेंडमेंट आप देख लीजिएगा कि शेड्यूल को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में
इसमें अमेंड किया गया था, जोड़ा गया था। 12वें जो अनुसूची है इसमें नगर पालिका की शक्तियां हैं। तो टोटल रूप से आप नगर पालिका से रिलेटेड जो भी आएगा वो 12वीं अनुसूची मार करके आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। जिसमें 18 विषय है कि किस किस क्षेत्र में नगर पालिका काम करेगा। जैसे अगर आपके नगर पालिका में आप अगर निवास करते हैं, तो अगर आप नगर पालिका में हैं तो नगर पालिका में रोड गली लाइट वगैरह ये सब आपको कौन करेंगे? तो नगर पालिका के सदस्य लोग करेंगे। कचरा साफ करने वाले का काम किसका काम है? मुखिया का नहीं है, वार्ड का नहीं है, वो कौन करवाएगा? नगर पालिका करवाएगा। तो टोटल कितने हैं? 18 मैटर हैं जिसपे नगर पालिका काम करता है, ठीक है। अब देखिए प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसको भी हम एक बार लिख करके ला दिए हैं कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। सोल ऑफ प्रियम्बल, ये भी आपको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी यहाँ प्रियम्बल लिखा गया है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना, प्रियम्बल को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको थोड़ा सा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। एक क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना का किस पे आधारित था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, जो हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे कि 3 शब्द कौन कौन थे? अखंड, क्या था? देखिए ना, 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ऐसे करके, जो एक बार दिखा देते हैं, कंफ्यूजन भी कर रहे हैं। देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। कब? यही 3 शब्द की बात हम लोग नीचे यहाँ पे किए हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द 1976 में जोड़ा गया था। ये 3 शब्द हैं यही, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। एक तीनों चीज़ को हम शुरू में या स्टार्टिंग में ही जिक्र कर लिए थे। आप इसमें याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखने वाला है कि 42 जो अमेंडमेंट था 1976 में हुआ था, 1976 में इसी के द्वारा ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। मूल प्रस्तावना में ये तीनों शब्द नहीं थे। यह संविधान की आत्मा है, यही सब है। संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। यह संविधान की सार है। सार है मतलब समरी है, इसी में आपको मिलेगा, पूरा संविधान का जिक्र हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाग के, क्योंकि इस वीडियो में हम शुरू में ही बताए हैं कि क्या क्या कंसिस्ट करेंगे। संविधान का स्रोत, संविधान की अनुसूचियाँ और संविधान का मूल जो भाग है वो टोटल हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि टोटल 22 भाग में पूरे संविधान को बांट दिया गया है। अगर हम संविधान के भाग और अनुसूची पर अगर पकड़ बना लेंगे ओवरव्यू, तो आपको क्या हो जाएगा, 90% पूरा कवर हो जाएगा। तो वही चलिए देखिए, भारतीय संविधान के मुख्य भाग, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच में है। आप यहाँ से देखिएगा, यहीं से आप देखते रहिएगा कि भाग 1 का विस्तार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। तो इधर अनुच्छेद है और इधर भाग है, तो आप अच्छे से इस चीज़ को देखिएगा केयरफुली। नागरिकता की जो बात करेगा वो अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। मौलिक अधिकार की जो चर्चा है 12 से 35 में है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है, और मूल कर्तव्य 51 के क में आ गया है। संघ का पात्र, यहाँ जो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ये की बात है 1 से 4 में, लेकिन अगर पूरे रूप से संघ का फेडरेशन की बात, अगर सॉरी यूनियन का बात जो किया गया है आपको 52 से 151 के बीच में है, ठीक है ना। दूसरा, राज्य की बात 152 से 237 में किया गया है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 से निरसित हैं। संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक, पंचायतें 243 के क से न तक, मतलब 243 किससे संबंधित है? आपको क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में दिखा गया कि पंचायत 243 आर्टिकल किससे संबंधित है? नगर पालिका, पंचायत, संघ, ऐसे करके ऑप्शन दे रहा था, तो पंचायत ही से था। नगर पालिका 243 में ही क से लेकर न तक आपको क्या है? पंचायत है। नगर पालिका त से लेकर के
य और छ, च और छ तक है, ठीक है ना। और सहकारी समिति, अभी आप बताइए कि सहकारी समिति यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो सहकारी आयोग एक बनाया गया है और सहकारी मंत्रिमंडल की भी स्थापना किया गया है। तो अभी बताइए कि केंद्र में सहकारी मंत्री कौन है, भारत के सहकारी मंत्री किसे बनाया गया है। इस बार के कैबिनेट में इनका चर्चा किया गया और वो आपके जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्हीं के खाते में ये मंत्रिमंडल है। भाग 10 की बात करेंगे तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है 244 से 244 क तक। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 45 से 263 तक। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद ये 264 से 300 के क तक है। तो वित्त का जिक्र अगर क्वेश्चन में आएगा कि वित्त किससे कहाँ पे वित्त का संबंध किस भाग से है, तो भाग 12 से है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम ये सब 301 से 307 के बीच में इसका चर्चा किया गया है। भाग 14 जो है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, 308 से 323 अनुच्छेद तक चर्चा इसमें किया गया है। भाग 15, 14 नहीं इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा है। भाग 18 आपात उपबंध है और भाग 20 संविधान संशोधन है, ठीक है ना। ये सब आप देखते चलिएगा। तो भाग 20 तक हम लोग कर लिए। 21वां में क्या है, तो संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, एक कुछ वैसा नहीं है। तो जो भी आपको जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको करवाते जा रहे हैं। और संविधान संशोधन जो 368 में इसकी प्रक्रिया है, इसकी जिक्र किया गया है, वो किस भाग में है, तो भाग 20 में है। देखिए इधर कट गया है लेकिन हम बोलते जा रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। और 21-22 वैसा कुछ है नहीं ज़्यादा। संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ये सब का चर्चा भाग 22 में किया गया है। अब देखिए कि 7वीं अनुसूची था, तो 7वीं अनुसूची में हम बताए थे कि 97 विषय मूल में थे और अभी अभी वर्तमान में 99 से बढ़ करके 100 विषय हो गया है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन मुख्य हैं, तो देश की प्रतिरक्षा संघ सूची में ही आएगा कि देश की सुरक्षा रक्षा का क्षेत्र किसी राज्य का नहीं होगा। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर सीमावर्ती है पाकिस्तान के और चीन के आसपास में, तो हम बोलेंगे कि वो तो जम्मू कश्मीर का मैटर है, हम लोग उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो किसी भी राज्य का इस पर कोई नहीं दखल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र इस पर सहमति करेगा कि वहाँ पे क्या करना है। तो देश की जो प्रतिरक्षा है, बाउंड्री के प्रतिरक्षा है, वो सब संघ सूची का विषय है। विदेशी मामले, किसी से आयात होगा, निर्यात होगा या समझौता होगा, ये सब मामला केंद्र सरकार का है, तो ये संघ सूची में आता है। युद्ध एवं शांति, रेल, याद रखिएगा, रेल, डाक और परमाणु शक्ति, मुद्रा बैंकिंग, ये सब किससे संबंधित है, संघ सूची का विषय है। इस पे राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकता है। अब राज्य सूची देखिए कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो पहले 66 थे और वर्तमान में 61 हो गए हैं, मतलब 5 को घटा दिया गया। तो इसमें मेन रूप से शांति व्यवस्था, आंतरिक शांति व्यवस्था, राज्य में शांति व्यवस्था का जो कार्यकाल होगा वो राज्य के जिम्मे होगा। पुलिस होगा, जैसे देखते होंगे कि सारे स्टेट में एक पुलिस होता है, अपना पर्सनल पुलिस होता है। बिहार का बिहार पुलिस, झारखंड का झारखंड पुलिस, यूपी का यूपी पुलिस, ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो पुलिस किसका विषय है, तो ये राज्य सूची में आता है। और जेल, जैसे भारत का जो भारत में जितने भी राज्य हैं, जिस राज्य को अधिक क्या होगा, क्या उसको बोलते हैं, जिस राज्य से संबंधित अपराधी होगा वही राज्य में उसका क्या होगा, वो जेल में बंद होगा। स्थानीय शासन, कृषि, सबसे इम्पोर्टेंट है कृषि, पुलिस, जन स्वास्थ्य और राज्य के अंदर होने वाले व्यापार। तो आपको 3 जो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ये दे देगा कि कृषि किस विषय का, किस सूची का विषय है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो है राज्य सूची का। और ऊपर वाला बता दिया कि रेल, डाक और क्या था, बैंकिंग या परमाणु शक्ति, ये सब आपको ऊपर वाले से देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसमें से कोई एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सहमति होकर के अनुपातिक रूप से अपना कार्य करता है। जैसे शिक्षा का आप लोग देखिएगा कि क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा भी अभियान चलाया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा भी चलाया जाता है। तो देखिए इसलिए शिक्षा को क्या बोल दिया गया है, ये समवर्ती सूची में रखा गया है।
आर्थिक नियोजन, वन 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 का मतलब जंगल लगाना, पेड़ पौधे लगाना, ये सब क्या है, हरियाली मिशन जो भी है, जितने भी है वो राज्य सरकार का भी होता है और केंद्र सरकार का भी होता है। विवाह तथा तलाक, ये भी है समवर्ती सूची में आता है। बिजली, समाचार पत्र और श्रमिक संघ, ये सब क्या है, दीवानी और फौजदारी। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, सो आप देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा, आर्थिक नियोजन और वन। समाचार पत्र भी रख सकते हैं, बिजली भी रख सकते हैं, लेकिन ये तीन चीज़ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट है कि टोटल विषय की संख्या कितनी है, तो 52 इसमें है। समवर्ती सूची में 52, राज्य सूची में कितने थे, तो राज्य सूची में हो गए थे 100, और संघ सूची में कितने थे, तो 100, और राज्य सूची में कितने हो गए हैं, 61, और समवर्ती सूची में 52। तो एट प्रेजेंट वाला आप याद रखिए, मूल वाला आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में आपके टोटल 100 विषय हैं। राज्य सूची में टोटल कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में आपके टोटल 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं। आपको याद हो गया होगा, हम यही कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको देखते देखते आपको पूरा याद हो जाए, इसलिए हम सारे चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, लेकिन लागू किया गया था संपूर्ण अगर दे देगा तो 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन आरपीएफ का एग्जाम जो हुआ था 2019 में, एक क्वेश्चन वहीं से पूरा था। एक लड़का जो मेरा दोस्त था वही पूछा था हमको, उसे फ़ोन करके निकला था, तैसी निकला था और फ़ोन किया था कि 26 नवंबर होगा कि 26 जनवरी होता, तो संपूर्ण संविधान वो 26 नवंबर मार करके चला आया था। तो इसलिए हमको याद है इस चीज़ का कि उस समय आरपीएफ का जो एग्ज़ाम चल रहा था उस टाइम में वो हमसे पूछा था। भारतीय संविधान का पिता या जनक के तौर पे इनको जाना जाता है। गणराज्य घोषित किया गया, जब संविधान लागू हुआ तब 395 और 8 अनुसूचियाँ थी। हाँ, ये याद रखिएगा, 12 भी अनुसूची है, मूल संविधान में कितने थे, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में संविधान में 444 अनुच्छेद, नहीं 448, कहीं कहीं आपको 448 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको 464 देखने को मिलेगा। तो अगर आपको 448 ऑप्शन में है तो ये भी मारिए, और 464 रहता है तो आप ये भी मार सकते हैं, लेकिन मूलतः आपको संभावना है 448 का, ठीक है ना। तो टोटल अभी वर्तमान में कितने हैं, 448 अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 हो गई थी, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, ये आपको पहले ऊपर में ही बता दिए कि 9 दिसंबर को ही 1946 को ही, और प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और अस्थायी अध्यक्ष वही 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के जीरादेई के निवासी थे। जीरादेई एक जगह है सिवान जिला में, तो वहीं के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में ये सब तो आपको जानकारी दे ही दी है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, आपको इसमें से, इस पेज में से, इस पीडीएफ का इस पेज में से आपको एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में बीपीएससी टीचर वाले में मिलेंगे। तो देखिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके बारे में हम जिक्र कर ले रहे हैं एक बार। सुकुमार सेन कितने नंबर वाला, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है ना। सबसे शुरू वाला याद रखिए और सबसे लास्ट वाला याद रखिए, ठीक है ना। आपको शुरू वाला, हाँ, तो देखिए सुकुमार सेन पहले थे, और जो अंतिम है, जो अभी है, तो 2022 में बने हैं श्री अरुण गोयल बने हैं। आप याद रखिएगा, अरुण गोयल बने हैं, श्री अरुण गोयल। अरुण नहीं लिखा है ठीक से, हिंदी में लिख देते हैं, अरुण गोयल। ये अभी क्या है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से ही है इम्पोर्टेंट। पहले कौन थे, तो सुकुमार सेन, और अभी कौन है, तो अरुण गोयल, श्री अरुण गोयल। ये 2022 में ही बने हैं। तो कार्यकाल इनका कितना दिन का होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है
वो 6 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। कितने ईयर्स के लिए? 6 ईयर्स के लिए। और कितने, अगर 6 ईयर्स के पहले ही इनको 65 प्लस हो जा रहा है, 65 साल अगर पूरे कर लेते हैं तो 6 साल के पहले ही ये क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। तो एक केस में 6 साल के पहले रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे। हाँ, और एक चीज़ और देखिए, मुख्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड आ रहा है। तो चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग ये संविधान इतर संस्था है, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का सरकार का दर दबाव नहीं होता है। ठीक है ना। और चुनाव आयोग का जो चर्चा है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में है। तो आप देख लीजिए, इस चीज़ को हम यहाँ पे जिक्र कर दिए हैं। ऐसे जो भी आएगा चुनाव आयोग, राज्यसभा, लोकसभा, वो सबको हम बताएंगे ही बताएंगे। बट चुनाव आयोग कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है? 324 से 329। ये रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसलिए हम जिक्र कर दिए। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। कितने साल तक किया जाता है, कितने साल के लिए उनको रखा जाता है, पद का अवधि कितना होता है हम बता दिए, 6 साल। और 6 साल से पहले ही अगर 65 साल की उम्र पार कर जाते हैं तो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। तो उस केस में 6 साल के पहले रिटायर हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, आप देखिए कि पहले राष्ट्रपति कौन है। और कभी कभी आप देख लीजिए कि पूरा उनका एक बार तालिका देख लीजिए कि कौन किन के बाद आए हैं। ठीक है ना। तो इस तालिका को अगर आप याद रखिएगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में श्री प्रणब मुखर्जी हैं जो मर भी गए हैं, तो ये बुक अपडेटेड नहीं था। अभी के राष्ट्रपति कौन है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। जो भारत की पहला महिला दलित राष्ट्रपति चुने गई है, उड़ीसा के रहने वाले हैं। मयूरभंज जिला में उनका स्थानीय घर था। हम इतना आपको डिटेल बता दिए, आप राष्ट्रपति के नाम बता दीजिए क्या नाम है। तो एक चीज़ ये भी देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये ऐसा उपराष्ट्रपति थे, प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति भी बनाया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति वाला में आप लोग देख लिए पूरा। अब देखिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे पहले, तो जागू लागू ऐसे है, आप देख लीजिएगा। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 से लेकर के अभी तक के लिए कार्यरत हैं। भारत के उपराष्ट्रपति में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले थे, जिनको 52 से 62 साल तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक राष्ट्रपति रहे तब तक के उपराष्ट्रपति रहे। उनके बाद जाकिर हुसैन आए, और अभी के डेट में ये मोहम्मद हामिद अंसारी को बोला जा रहा है, ये नहीं है, हट गए हैं। अभी वाले बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति अभी के तौर पे कौन है। हमें आपको हिंट दे देते हैं कि वो कहाँ से हैं। तो राजस्थान के कोटा से हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे। तो अब बताइए कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। कमेंट बॉक्स में आप दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब इसी पे सेशन को समाप्त किया जाता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो भी था अनुसूची से रिलेटेड, भाग से रिलेटेड और संविधान के स्रोत से रिलेटेड, वो हम लोग कवर कर लिए हैं। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। चलिए अब यहीं पे इसको स्टॉप किया जाता है। तब तक के लिए आप पढ़िए, और रिवीजन करने के लिए वीडियो को प्ले स्पीड को आप बढ़ा करके भी इस वीडियो को रिवीजन कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन इसमें लिया गया है।